जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे भूगोल पृथ्वी हमारा आवास अध्याय नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 में पृथ्वी की सौरमंडल में क्या भूमिका थी, साथ ही सौरमंडल में जो सूर्य होता है उसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सारे चीजों के बारे में जाना था। आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको आई कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, उसे क्लिक करके भी आप अगर जानना चाहें तो देख सकते हैं। आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। ग्लोब एक प्रकार से कह सकते हैं पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना होता है। जैसे किसी भी चीज को जानने के लिए हमारे पास वो चीज मौजूद होना चाहिए, तो पृथ्वी के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए हमें उसको लाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग उसके जगह पे एक छोटे आकृति या आकार जैसे शेप का प्रयोग करते हैं, जिसे ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नक्शा होता है, जिसमें जिस हिसाब से हमारा पृथ्वी है उसी रंग रूप में इसे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। अब अक्षांश एवं देशांतर दो बातें आए हैं। कह सकते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर एक प्रकार से काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें पृथ्वी के सही सही दूरियों का और इसके साथ क्या घूर्णन और परिक्रमण में जो बदलाव आते हैं, साथ ही समय में जो बदलाव आता है, इन सारे चीजों को जानने में ये हमारी मदद करता है। अब शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब बता रहा है कि हम लोग पिछले ही अध्याय में जाने कि पृथ्वी गोल नहीं होती है, उसमें ऊपर और नीचे कह सकते हैं ध्रुवों की तरफ थोड़ी चपटी होती है। उस आकृति को हम लोग भू आभ बोलते हैं। ये तो उसी के बारे में यहाँ बता रहा है कि जब ये चपटी होती है तो इसको आप कैसे देख सकते हैं। तो इसे देखने के लिए आप स्कूल में जो आपके पास ग्लोब होता है उस ग्लोब को देखकर समझ सकते हैं। साथ ही वास्तविक प्रतिरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा पृथ्वी है बिल्कुल सेम वैसा ही दिखता है। चित्र 2.1 में आप देख सकते हैं ग्लोब का एक चित्र दिया जा रहा है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़ा ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ग्लोब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक छोटे जिसको हम आसानी से अपने पैकेट में कहीं ले जा सकते हैं, या गुब्बारे के जैसा जिसको फुलाकर फिर से हम उसे बड़े आकार में दे सकते हैं, और दूसरा काफी बड़े होते हैं जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद ग्लोब जो होते हैं वे अस्थिर नहीं होते, मतलब ये गोल गोल घूमते रहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं ये बाकी की तरह अस्थिर नहीं रहता है। इसको आप ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक कुम्हार को आप देख सकते हैं, जब वो बर्तन बनाता है तो उसका जो चक्का होता है वो हमेशा घुमाते रहता है। उसी तरह ग्लोब भी हमेशा गोल गोल घूमते रहता है। और इसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हम लोग महाद्वीपों, महासागरों और देशों के बारे में अध्ययन करते हैं कि ग्लोब में या पृथ्वी पर कौन से देश, कौन से महासागर, कौन से महाद्वीप किस जगह पे स्थित है। आप जानते हैं पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं को संदर्भ की आवश्यकता होती है। मतलब हम लोग जानते हैं कि हम सारे देश, सारा महासागर, महाद्वीप सभी इसी पृथ्वी पर है, लेकिन चूंकि गोल होने के वजह से इसका एक फिक्स अंदाजा नहीं लग पाएगा कि कोई चीज का निर्धारण कैसे किया जाए कि कोई चीज कहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग कुछ बिंदु का प्रयोग करते हैं, कुछ रेखाओं का प्रयोग करते हैं, और इसी के बारे में यहाँ पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। यानी कह सकते हैं किसी जगह का स्थान निर्धारण करने के लिए कि कौन सा जगह कहाँ है, उससे निर्धारित करने के लिए हम लोग यहाँ अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। इसी के मदद से हम लोग इस जगह को निर्धारित करेंगे। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है।
ग्लोब पे वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब बता रहा है कि ग्लोब जो होता है वो थोड़ा झुका हुआ रहता है, ये पूरा गोल नहीं रहता है, इसमें थोड़ी झुकावट होती है, आप चित्र में देख सकते हैं, जिसे अक्ष कहा जाता है। उसके बाद बता रहा है कि ग्लोब पे आपको दो बिंदु दिख रहे हैं जो सुई जैसा लगा हुआ है, इसी पे ये ग्लोब घूमते हैं और ऊपर की ओर उत्तर ध्रुव होता है, नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव होता है। अब इन ध्रुवों की मदद से हम सुई के मदद से कह सकते हैं कि इसे गोल गोल पूरब से पश्चिम की ओर घुमा सकते हैं। साथ ही इसमें वास्तविक जीवन में अगर कहें तो पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है जैसा आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। यह बस मात्र एक कल्पना किए जा सकता है कि पृथ्वी ऐसी है और इसको ऐसे घुमाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है और ना ही ऐसा कोई पथ है जिसपे वो घूम सकता है। अब आगे जानते हैं, आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाले सलाई को उसके अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। मतलब ग्लोब बनाने सिखा रहा है कि इस तरह से आप ग्लोब बना सकते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो विषुवत वृत्त होता है इसको काल्पनिक मान सकते हैं। इसके ऊपर वाले आप जो चित्र 2.2 में आप देख सकते हैं अक्षांश लिखा हुआ है, इसमें इस तरह जो लाइनिंग गोल गोल दिख रहा है, ये गोल में सबसे बीच में विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते जाइएगा इसे हम कह सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध है। अब हम लोग जानेंगे विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, यानी इसको अंश में मापते हैं। 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर को सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में दक्षिण अमेरिका जो है में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर एवं बेलो हॉरिजॉन्ट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी द अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं या फिर बीच से नीचे की ओर जाएंगे, दोनों स्थिति में अक्षांशों का आकार घटता जाएगा, छोटा होते जाएगा। अब यहाँ एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। मतलब ध्रुव तारा आपका उस कोण को अगर माप लेते हैं तो आप जिस जगह पे रहते हैं उसका अक्षांश क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अक्षांश मतलब वही अंश का माप कि कितने डिग्री पे आपका घर निर्धारित है। अब जानते हैं हम लोग महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं। अक्षांश और समांतर रेखाएं एक ही होता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री ये सबसे बीच में होता है। आप पृथ्वी देख सकते हैं, पृथ्वी का बीच वाला जो भाग है वो 0 डिग्री है विषुवत वृत्त। उसके बाद उत्तरी ध्रुव यानी सबसे ऊपर की ओर चले जाइए 90 डिग्री, अर्थात दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। ये है देखिए बता रहा है कि सबसे पहले विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण,
और इसके अतिरिक्त 4 और भी रेखाएं हैं। पहला उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर यानी ऊपर की ओर देख सकते हैं, पीछे चित्र में आप देख सकते हैं फिर से करके कि 23.5 डिग्री उत्तर में है। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यानी नीचे जो होता है दक्षिण साइड 23.5 डिग्री के माप पर उसको मकर रेखा बोला जाता है। और तीसरा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और चौथा विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कह सकते हैं इस प्रकार से 4 और रेखाएं होती है जो विषुवत रेखा को छोड़कर कर्क रेखा, मकर रेखा, उसके बाद उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसे विषुवत वृत्त और विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए हम इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री आप ऊपर देख सकते हैं, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की ओर यहाँ जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो सबसे ज्यादा सीधा पड़ती है, जिसके वजह से ये क्षेत्र काफी गर्म होता है और इसलिए इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है जिसके वजह से ये सारे क्षेत्र में ठंडा अधिक होता है और इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ये जगह होता है कर्क और मकर रेखा के बाद का। अब जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाते हैं। मतलब वैसा क्षेत्र जो उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी ध्रुव में यानी कह सकते हैं 66.5 डिग्री पर और इधर नीचे की ओर से भी दक्षिणी क्षेत्र में 66.5 डिग्री के नीचे ध्रुवों के आसपास का जो क्षेत्र होता है यानी विषुवत रेखा बीच में होता है उसके सबसे ऊपर चले जाइए और इधर दक्षिण साइड भी सबसे नीचे आ जाइए। ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में सबसे कम धूप पड़ता है, सूर्य की प्रकाश सही से नहीं जा पाती है, जिस कारण इन क्षेत्रों को शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाते हैं। इनमें नाक के बराबर सूर्य की किरणें जा पाती है और इसी वजह से ये काफी ठंडे प्रदेश भी होते हैं। अब चित्र में देख सकते हैं ऊपर सबसे ऊपर चित्र 2.4 या सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। मतलब कम ही क्षेत्र पे पड़ रहा है लेकिन तेज पड़ रहा है। और दूसरा देख सकते हैं चित्र 2.4 ब में, इसमें तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज, मतलब तेज भी कम रहेगा और ये अधिक क्षेत्र पर फैलता है। तो वही स्थिति बता रहा है कि इसी वजह से चित्र 2.4 को आप उष्ण कटिबंधीय से रिलेट कर सकते हैं और चित्र 2.4 ब को आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ धूप क्यों कम पड़ता है और वहां ऊपर वाले उष्ण कटिबंध में धूप क्यों पड़ पाता है, क्योंकि वो क्षितिज में सबसे ऊपर है और ये क्षितिज में थोड़ा तिरछा पड़ता है, जिसके वजह से इसमें ठंड वाला माहौल रहता है। अब आगे जानते हैं देशांतर क्या है। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने अक्षांश जाना, अब हम लोग देशांतर के बारे में जानेंगे कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों को आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री 00 मिनट दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय आमोत्तर कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पे चित्र 2.5 में देख सकते हैं देशांतर रेखा। अभी इससे पहले हम लोगों ने अक्षांश रेखा के बारे में जाना था जो दाएं बाएं जाते हैं और देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है। और इसके वजह से किसी भी एग्जैक्ट जगह का लोकेशन जानने के लिए हम लोगों को कम से कम 2 चीजें यानी उसकी लंबाई और कह सकते हैं कि दूसरी तरफ चौड़ाई अगर पता हो तब हम लोग उसे अच्छे तरीके से दिशा निर्धारण कर सकते हैं। देशांतरीय आमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। मतलब अभी हमने समांतर रेखा में जाना था कि वे पूरे पूरे वृत्त बनते थे, लेकिन देशांतर रेखाएं दिख रहे हैं ये अर्धवृत्त होते हैं।
तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनके बीच की दूरी घटते जाती है, आपस में चिपकते जाते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं उत्तर ध्रुव चित्र 2.6 में जो ग्रिड जैसा दिख रहा है, ऊपर में देख सकते हैं कि सारे वृत्त एक जगह चिपक गए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बीच की तरफ आते जाते हैं तो ये इन लोगों के बीच की दूरी बढ़ते जाती है और फिर नीचे की तरफ ये सारे नजदीक आ जाते हैं। इस तरह से इसमें समांतर नहीं होता है, लेकिन पीछे जो हम लोगों ने अक्षांश के बारे में जाना था उसमें समांतर होता है। ये अर्धवृत्त होते तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय आमोत्तर आपस में मिलती है। मतलब इन्हें आमोत्तर रेखा कहा जाता है और ये सारे एक ही जगह पे देशांतरीय रेखा मिल जाते हैं। अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय आमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली आमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस आमोत्तर को प्रमुख आमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख आमोत्तर तथा 180 डिग्री आमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। अगर हम इसको पूर्वी आमोत्तर और पश्चिमी आमोत्तर में बांट दें तो ये दो गोलार्ध बन जाएंगे, यानी एक साइड का पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध जो 180 डिग्री के आमोत्तर पे होगा। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम आमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब कह सकते हैं कि जहां 180 डिग्री पूरब का खत्म होता है उसी जगह पे 180 डिग्री पूरब का शुरू होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा से निकलते हैं। आप चित्र से देख सकते हैं। यह ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय आमोत्तरों के द्वारा बनाई गई ग्रिड को देखें। ग्रिड एक प्रकार का जाल कह सकते हैं, जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो काल्पनिक है पृथ्वी पर, इसे हम केवल अपने समझने के लिए प्रयोग करते हैं। उन रेखाओं को अगर इस तरह से डाला जाए, एक तरफ समांतर और दूसरी तरफ अर्धवृत्त को, तो एक जाल जैसा प्रतीत होगा। इसी को यहाँ ग्रिड बताया जा रहा है। चित्र 2.6 में आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पे आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मतलब किसी भी एग्जैक्ट जगह को जानने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों पता रहेगी, तभी हम एक एग्जैक्ट निर्धारण पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर हम अक्षांश रेखा के हिसाब से चलेंगे तो अक्षांश रेखाओं में अगर 10 डिग्री बोल दिया गया तो वो पूरे क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री होगा। हम समांतर पूरे में तो 10 डिग्री मानेंगे, लेकिन जब उस पर देशांतर रेखा आ जाता है तो अक्षांश रेखा पे 10 और देशांतर रेखा पे यानी ऊपर नीचे की लाइनों में इसमें आ जाएगा, बदलाव हो जाएगा। एक एग्जैक्ट स्थान निर्धारण हमको पता चल जाएगा। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी में सही स्थित होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाला क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। चित्र 2.7 में आप आगे हम लोग देखेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ अंगा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को य, ब, स, द या ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं के उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। मतलब आगे चित्र 2.7 में आपको एक एक्टिविटी करने दे रहा है, वहां से आप इसके ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों के बारे में और समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात और बता रहा, आओ कुछ करके सीखे। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख आमोत्तर इसे दो बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त दो बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। मतलब इसमें आपको दो वृत्त खींचने बोल रहा है और इनमें से पहले में आपको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को रंगना है और दूसरा जो है उसका विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में बांटना है। गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंगना है। अब चित्र 2.7 विश्व के समय क्षेत्र। चित्र 2.7 इसमें ग्रीनिच सबसे बीच में देख सकते हैं, मानचित्र के ग्रीनिच लिखा हुआ है और इसके एक साइड प्लस से दिखाया है और दूसरे साइड ऋणात्मक से दिखाया यानी माइनस से दिखाया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीनिच पे 0 डिग्री माना गया है, जो
ब्रिटिश का वैधशाला था और इस साइड जो है वो प्लस की ओर लेते गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और इसके बीच जो बहुत सारे देश है उसमें 3 4 इस तरह से करके दिखाया हुआ प्लस का, और उसी के उल्टा अगर इधर आ जाए ग्रीनिच के आगे के साइड तो ये सारे माइनस के दिखाए हुए, मतलब मानचित्र का कह सकते हैं कि ग्लोब को ही बीच से काट दिया गया है और उससे इस तरह से दर्शाया गया ताकि आपको समझ में आ सके। अब आप देखेंगे कि वृत्त या ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र 2.8 में क ख ग घ अंग और 1 2 3 4 दिया हुआ है। इस चित्र 2.8 से आप आसानी से समझ सकते हैं ग्लोब में कैसे स्थान निर्धारण होता है। यह के बारे में दर्शाना हो तो हमको 2 पॉइंट बताने होंगे, एक और दूसरा खा, क्योंकि यह जो है पूरे 1 पर है और अगर हम यह का एग्जैक्ट लोकेशन बताने बोलेंगे तो हम बताएंगे कि ख पे है और 1 पे है। उसी तरह अगर ब के बारे में बताना होगा तो हमको 1 और घ बताना होगा। उसी तरह अगर स के बारे में बताना होगा तो 3 और ग बताना होगा। मतलब कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बगैर हम किसी वस्तु का स्थान निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्थान निर्धारण करने के लिए हमको दोनों रेखाओं की आवश्यकता होती है। ये दोनों काल्पनिक होते हैं, हमने पीछे भी बताया था। देशांतर और समय, अब नया टॉपिक जानते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। हमने पीछे अध्याय में जाना था कि पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह ये सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वहीं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इन सारे के गति के अनुसार हम लोग किसी भी जगह के समय को माप सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, यानी सुबह और शाम प्रतिदिन होता है, यानी सूरज पर डे निकलता है, शाम को पर डे डूबता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। मतलब इससे हम लोग समय निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। इस समय में वो एक जगह पे स्थिर नहीं होता है, अलग अलग समय पे जाता है। इसी वजह से जैसे जैसे जिस जगह पे ये क्षैतिज प्रकाश पड़ता है वहां पे सुबह होती है और जैसे जैसे ये दूसरे तरफ जाते जाता है समय बदलते जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं आज आप जो समय देखते हैं वो हर क्षेत्र में समान नहीं होता। कहीं 12 बजा है तो कहीं 2 बज सकता है, कहीं रात हो सकता है तो कहीं सुबह हो सकता है। मतलब एक ही पृथ्वी पर अलग अलग समय निर्धारण होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख आमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब कह सकते हैं ग्रीनिच के अनुसार जब देखा जाए तो आकाश का जो सबसे ऊंचे बिंदु पर सूर्य होगा तो उस समय कह सकते हैं कि दोपहर होगी। वहीं धीरे धीरे ये शाम और सुबह में बदलने लगती है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे होगा। यानी ग्रीनिच को सेंटर माना गया है। ग्रीनिच शहर अभी हम लोगों ने विश्व के समय मानक में देखा था पीछे एक मानचित्र में, आप वहां जाकर फिर से देख सकते हैं। चित्र 2.8 में आप देख सकते हैं समय के बारे में अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि यहाँ पे यह समय जो है 1 के ख पे जो बनेगा, उसी तरह ब का जो है वो 1 के घ पे जो बनेगा, उसी तरह स का है वो 3 का ग का बनेगा। अब फिर से इस पे आ जाते हैं। चित्र 2.8 में समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब पूरा एक बार गोल घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब कह सकते हैं अगर 360 को 24 भागों में बांटा जाए तो 15 डिग्री होगा और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय 15 चौके 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजेगा। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा है तो 1 घंटा वहां बढ़ जाएगा, आप कैलकुलेशन से देख सकते हैं। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी इधर तो माइनस में चला जाता है तो इसके वजह से इधर का समय पीछे हो जाएगा। वहां सुबह के 11 बजेंगे, मतलब यहाँ अगर 12 बज रहा है तो ग्रीनिच के आगे 1 बजेगा और ग्रीनिच के पीछे 11 बजेगा। इस प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। मतलब ग्रीनिच के समय के अनुसार से अगर कहीं 12 बज रहा है तो ग्रीनिच पर दूसरे और यहाँ का 12 बजे का आधा रात होगा।
किसी भी स्थान पे जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जिस भी स्थानीय समय को हम लोग देखते हैं, अगर वहां सूरज आसमान में उच्चतम बिंदु पे है, सबसे ऊंचे पे है, तो उससे हम कह सकते हैं कि अभी 12 बजा है। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, मतलब जिस क्षेत्र में सूरज की प्रकाश पड़ रही है वहां का स्थानीय समय बताएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय आमंत्रणों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। मतलब अगर हम देशांतरीय आमंत्रण पर देखें तो ये सभी के लिए समान है, स्थानीय मान सबके लिए समान है। लेकिन अगर सूर्य के हिसाब से चलेंगे तो ये सभी जगह बदल जाते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब अगला टॉपिक है, अलग अलग आमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। मतलब जो अलग अलग क्षेत्रों से रेलगाड़ियां गुजरती है उन लोगों का समय सारणी कह सकते हैं स्थानीय समय के अनुसार बदल जाता है। इसलिए अलग अलग जब रेलगाड़ी लोग चलता है तो उन लोगों को समय सारणी में परेशानियां आती है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी आमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। मतलब जो बीच से गुजरता है उसी को अगर मानक समय माना जाए तो इससे इधर का मान लिया जाएगा बीच से, और बीच के इधर भी मान लिया जाएगा। इस आमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब को मानक आमोत्तर माना गया है। इस आमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। मतलब इसी के आधार पे पूरे देश में हर जगह पे समय का निर्धारण होता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब को भारतीय समय मानक माना जाता है, क्योंकि इसी के अनुसार सारे समय का निर्धारण किया जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता था। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का क्या अंतर है? तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। मतलब भारत में एक ही मानक समय के अनुसार समय का निर्धारण होता है, लेकिन रूस में क्षेत्र बड़ा होने की वजह से इसे 11 मानक समय में बांटा गया। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। मतलब कह सकते हैं पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है, तो इसे 24 घंटे समय क्षेत्रों में बांटा गया। और जब इसे बांटते हैं तो 15 डिग्री एक पर मिलता है। अगर 360 को हम 24 से भागा मारते हैं तो 15 डिग्री आता है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर कहा जाता है। आइए अब हम इस अध्याय में क्या क्या जाने इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ग्लोब, एक प्रतिरूप जो कि पृथ्वी का एक छोटा सा नक्शा होता है कह सकते हैं, उसके बारे में जाना। और इसमें 2 काल्पनिक रेखाओं के बारे में जाना, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे जाना कि किस प्रकार इससे स्थान निर्धारण या फिर समय के मानक रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ग्लोब में ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है, बीच में एक सुई के जैसा हम लोग अपने से मान लेते हैं और इसे अक्ष कहा जाता है। इसी के चारों ओर जैसे कुम्हार का चाक घूमता है वैसे ग्लोब घूमते रहता है और समय का स्थान निर्धारण ये सारे बताता है। और कह सकते हैं कि देश, द्वीपों, महाद्वीपों, महासागरों, इन सारे चीजों को ग्लोब में पढ़ा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने विषुवत वृत्त के बारे में जाना कि पृथ्वी के सबसे बीच वाले क्षेत्र को विषुवत वृत्त कहा जाता है और बीच से ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव है और नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव है। इसमें जो रेखाएं होती है इसे अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। ये आपस में समांतर होते हैं और विषुवत वृत्त पर ये 0 डिग्री का मान बनता है। इसके ऊपर की ओर और नीचे की ओर 90 डिग्री बनते हैं। उसके बाद ये 4 भाग में बट जाता है, इसलिए एक अंश पे 90 डिग्री का मान प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पे होता है, उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री ऊपर की ओर है और दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री दक्षिण यानी नीचे की ओर है। और इसके बाद कुछ मुख्य और भी समांतर रेखाएं होती है, जैसे
कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर की ओर 23.5 डिग्री पर स्थित है। दूसरा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री नीचे की ओर स्थित होता है, विषुवत रेखा बीच से नीचे की ओर। फिर 66.5 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव में उत्तर ध्रुव विरित होता है और 66.5 डिग्री नीचे की ओर यानी दक्षिण में दक्षिण ध्रुव विरित होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जब सूर्य का प्रकाश क्षितिज स्तर में सबसे ऊपर पड़ता हो, सबसे ऊंचे पे पड़ता हो, तो उस तरह में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अगर वहीं तिरछा प्रकाश पड़ता हो तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और जहां सूर्य की मात्रा क्षितिज में ना के बराबर पड़ता हो तो वैसे क्षेत्रों को शीत कटिबंध कहलाता है। फिर हम लोगों ने देशांतर रेखा के बारे में जाना जो कि ऊपर से नीचे की ओर जाता है और ये अर्धविरित होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देशांतर और समय के बारे में जाना। देशांतर मतलब ये अलग अलग जगह पर समय का निर्धारण अलग अलग होता है, क्योंकि सभी को एक चक्कर पूरा करने में अलग अलग समय जगहों से गुजरना पड़ता है और जिस हिसाब से गुजरता है उस हिसाब से अलग अलग जगह पे समय बदल जाता है। लेकिन एक मानक समय लेकर ग्रीनविच के अनुसार देशांतरीय आमोत्तर पर ये सभी स्थानीय मान समान हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हम लोग मानक समय क्यों मानते हैं, क्योंकि मानक समय मानने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में एक ही जगह पे कई सारे रेलगाड़ियां चलती है जिनसे काफी सारी परेशानियां आती है उनके समय सारणी में। तब हम लोग मानक समय का प्रयोग करके इसे आसानी से सरल कर सकते हैं और स्थानीय समय के अनुसार और मानक समय को मिलाकर हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लें, साथ ही कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, और इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी लेने या हमारे अन्य अध्यायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।